हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इस वीडियो में हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हिंदी में सामान्य प्रायिकता वक्र कहा जाता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर किया है, जो कि बेसिकली फर्स्ट पेपर में भी कभी कभी उसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एजुकेशन के सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। देखिए, एनपीसी है, इसका फुल फॉर्म नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। एनपीसी इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो एनपीसी होता है वो बेसिकली जो स्टूडेंट है उनको इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो है हमारा आंसर फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा है जो यूज़ किया जाता है। ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, बट क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके लिए अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करना चाहेंगे और एक्स एक्सिस पे हमने उसके जो फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल्स अगर लिए, तो उस क्लास इंटरवल के बेसिस पे सपोज कीजिए 1 2 3 हमने ऐसे करके अपने क्लास इंटरवल्स ले लिए, और उन क्लास इंटरवल्स के बेसिस पे अगर हम जो अपनी फ्रीक्वेंसी उन क्लासेस में जो आ रही हैं उनको ड्रॉ करते जाएंगे, उसके जो हिस्टोग्राम टाइप का हम जो बनाते हैं वैसा ड्रॉ करेंगे। तो सपोज़ कीजिए 1 जो फर्स्ट क्लास इंटरवल था उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी था वो इतना रहा, सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा, अभी कुछ भी हो सकता है 3 2 1, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसको आप मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। थर्ड में थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। ये लगातार ऐसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करें, ठीक है। फोर्थ पर और ज़्यादा रहेगा, फिफ्थ पर उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा, या ये बीच वाले अगर हमारे क्लास इंटरवल्स हैं तो ये हाई हो जाएंगे दोनों। 6 पर उससे कम, देन 7 पर उससे कम, एंड 8 पर उससे भी कम। तो ये क्या हुआ, अगर इस पर हम अपना इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारा लगभग जो है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी जैसा ड्रॉ होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये हमारा क्या कहलाता है? एनपीसी कहलाता है। और ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बस एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अगर हम किसी भी नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो वो एनपीसी की या बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में ही आएगा। आई होप इसका जो बेसिक नेचर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग इज, इट इज़ एन आइडियल सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व एंड इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ अ पॉपुलेशन। ये क्या है? एक आइडियल सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व है। मतलब सिमेट्रिकल मतलब सममित, दोनों तरफ से समान। इसको अभी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तभी और क्लियर करेंगे। एंड इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ अ पॉपुलेशन। और इसको जो हम आइडियल फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की बात करते हैं, तो वो डेटा बेसिकली ये नहीं कहा जाता कि एक सैम्पल का डेटा प्योरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर अगर हमें एक ट्रू एनपीसी चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व चाहिए, उसके लिए डेटा किस पर बेस्ड होना चाहिए? पॉपुलेशन पर बेस्ड होना चाहिए। अगर हम होल पॉपुलेशन से डेटा लेके और उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो वो हमारा बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो जो पॉपुलेशन से लिया गया डेटा है उसका जो कर्व आएगा वो हमारा एनपीसी बनेगा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही बनेगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज बेल शेप्ड कर्व एंड अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। ये भी कुछ नया नहीं है। जो ये होता है, क्या होता है, एक बेल शेप्ड कर्व होता है एनपीसी, एंड अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। और वो ग्राफ किस चीज़ का है? जो स्कोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज़ में। जो भी हमने आपको डायग्राम से बताया था वही एक एनपीसी होता है। चलिए अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। अभी जो डिस्क्रिप्शन था उससे ज़्यादा आपको क्लियर ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनपीसी के, उनको समझने से होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसी चीज़ के उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या है, क्या चीज़ है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो देखिए, फर्स्ट इज इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व। कि ये क्या होता है? बेल शेप्ड होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेल की शेप में दिखता है, एक घंटी के शेप में दिखता है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक माने दोनों तरफ से समान। अगर हम ये लाइन माने, इसकी लाइन जो एक्सिस माने, तो इस एक्सिस के दोनों तरफ ये समान या सममित सिमेट्रिक रहता है। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि अगर इस लाइन पे हम मिरर रख दें तो मिरर में भी हमें जो सेम लेफ्ट वाले की जो इमेज है वो राइट के सेम दिखेगी और ये कर्व जो है हमें कंप्लीट लगेगा।
बायलेटरल सिमेट्री होती है इसमें। अभी बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, देखिए सिमेट्री भी 2-3 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि अगर हम आपको ये बना के दिखाएं कि अगर हमने यहाँ ए ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं है, ये हमारा चारों ओर से सिमेट्रिक है। मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम 2 ड्रॉ कर देंगे तो अभी हमें सेम जो है मिलेगा। चाहे तो हम इस 8 में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो हमें सेम काइंड का ही जो है सिमेट्री दोनों तरफ से मिलेगी। पर जो ये कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यहाँ पर कौन सी सिमेट्री होती है हमारी, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब अपने जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसके लेफ्ट एंड उसके राइट साइड से ये दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट इज जीरो स्क्यूनेस। अब देखिए जो स्क्यूनेस होती है हमारी वो सिमेट्री से ही रिलेटेड होती है। इस यहाँ पर जीरो स्क्यूनेस इसलिए है क्योंकि हमने क्या कहा, अभी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ से सेम है तो यानी कि जो स्क्यूनेस है इसकी ज़ीरो होगी। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगा यानी कि इसकी ये या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर नेगेटिवली स्क्यूड कर्व बनेगा, जो कि हमने आपको स्क्यूनेस को पहले ही वीडियो बना के समझा चुके हैं। ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है और ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, आप वहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि स्क्यूनेस इसकी 0 होती है। अब इसका जो कर्टेसिस होता है, कर्टेसिस की वैल्यू 0.26 इसकी 263 रहती है। 0.263 इसकी कर्टेसिस की वैल्यू रहती है। ये कुछ थी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मीन, मीडियन, मोड लाई ऑन सेम पॉइंट। जो एनपीसी होता है उसमें मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों हमारे सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, माने उसके सेंटर पर जो 0 है वहाँ पर हमारे मीन, मीडियन, मोड तीनों लाई करेंगे। और इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। m इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, मतलब मीन एंड मीडियन एंड मोड की वैल्यू सेम होती है। वो हमारे को फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर है। रिप्रेजेंटेड बाय 0 अलोंग द बेस लाइन। और इसको अगर हम नॉर्मल कर्व की बात करें तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस लाइन पर जो है हमारे वैल्यूज रहती हैं सिग्मा वैल्यूज, तो वहाँ पर 0 से जो है मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि हर डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू 0 होती है। ये तो हमने एक जो अपना पैरामीटर बना लिया उसके बेसिस पे मीन को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमारा कुछ डेटा दे रखा है वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज एक डेटा के अकॉर्डिंग मीन की वैल्यू आ रही है हमारी 35, तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड तीनों हमारे क्या होंगे, 35। अगर वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं लिखेंगे कि 0 होती है, पर डेटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बेस पर अगर हम मान के चलें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट इज इट इज यूनिमोडल। यूनिमोडल भी हमने आपको पहले बताया है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो मोड होता है वो केवल एक हो। यूनिमोडल मतलब एक मोड वाला डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए केवल पीक जो आ रही है वो एक ही पॉइंट पर आ रही है, तो इसलिए इससे क्लियर है कि यूनिमोडल है। अगर ये डेटा बाई मॉडल या मल्टी मॉडल होता तो जो ग्राफ है वो कुछ ना कुछ इस टाइप से आता। बाई मॉडल में ऐसा बनता और ट्राई मॉडल अगर जो है डेटा होता तो कुछ कुछ ऐसा करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होता और उनकी जो तीनों की हाइट होती वो लगभग सेम होती। तो ये हमारा क्या हो जाता, फिर ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। मतलब इस डेटा में हमें 3 मोड मिल रहे होते। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर एट द सेंटर। ऑर्डिनेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम अपना वाई एक्सिस पर लेते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमारा कहाँ पर आ रहा है, सेंटर पर ही आ रहा है। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आती है वो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी कहाँ पर आएगी, जो सेंटर है जहाँ पर 0 यानी कि मीन, मीडियन, मोड लाई कर रहे हैं वहीं पर हमारी मैक्सिमम ऑर्डिनेट आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक इसकी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब रेंज है, वो लाई करती है। -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, इसी के बीच में जो है हमारे लगभग 10,000 केसेस लाई करते हैं। ये आगे हम आपको और क्लियर कर देंगे। ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, एसिम्प्टोटिक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये है, देखिए आपको यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो ये दोनों लाइनें हैं वो दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी नहीं। आप जैसे यहाँ पर ये ब्लैक लाइन है ऊपर कर्व का जो लाइन है और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये दोनों इनफाइनाइट तक आगे चलती रहेंगी,
माइनस साइड पर भी माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट तक आगे चलती रहेंगी। एसिम्प्टोटिक का मतलब यही होता है कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार कम तो हो रहा है पर वो कहीं पर जुड़ेंगी नहीं। जैसे कि अगर दो लाइन, हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में कम होते होते कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जैसे जुड़ रही हैं। पर जो एसिम्प्टोटिक लाइंस होती हैं उनमें ये कहा जाता है कि एक ये कर्व है और ये दूसरा कर्व है, ये आपस में ऐसे ऐसे करके कम तो हो रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, जो लगातार कम होता जाएगा, पर ये आपस में जाके कहीं पर भी जुड़ेंगी नहीं। और अगर जुड़ने की कहीं इनकी बात कही जाएगी तो वो ये कहा जाएगा कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिल रही होंगी। जैसे कि इसीलिए जो इसे कहा जाता है कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक ये कर्व जो है ओपन रहता है, जुड़ता नहीं है एक्स एक्सिस से। टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम मीन एस डी इज यूज। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि अगर हमें इसका डेविएशन पता करना है किसी भी डेटा में कि कैसे कैसे डेविएट हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एस डी को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो -1 सिग्मा 0 सिग्मा ये है, ये हमारा 1 डेविएशन कहलाता है। सिमिलरली -1 to 2 सिग्मा के बीच में 1 सिग्मा का गैप होता है, तो ये 1 सिग्मा के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि एनपीसी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना होता है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीन क्या होता है, तो उसका मीन क्या होता है, हमारा 0 होता है। मीन मीडियन मोड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हमेशा 0 रहते हैं और एस डी हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर द कर्वेचर चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज एट पॉइंट +-1 सिग्मा अप एंड बिलो द मीन। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ आया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पर जो कर्वेचर है, कर्वेचर माने जो ये हमारा ये चेंज हो रहा है, जो कर्व है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। समझिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ जो है दबा हुआ है कर्व, और यहाँ पर ये बाहर की तरफ उठा हुआ है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज का जो है कॉन्सेप्ट आप सभी ने लगभग 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक कर्व की शेप है यहाँ पर कॉन्वेक्स जैसी हो रही है, पर यहाँ जो है उसकी शेप कॉनकेव जैसी हो रही है। अब ये जो शेप चेंज हुई है वो कहाँ पर, लगभग इन पॉइंट्स पर चेंज हुई है। तो ये पॉइंट हमारे कहाँ रहते हैं, -1 सिग्मा एंड +1 सिग्मा पर ही इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। ये कॉनकेव से कॉन्वेक्स से कॉनकेव में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन माने जहाँ पर ये अपना कर्वेचर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट इज इट कवर्स टोटल 10,000 केसेस। ये देखिए हमारा एनपीसी है, तो ये हम कहते हैं कि ये 10,000 केसेस को कवर करता है। एनपीसी जो है एक टेबल होती है इससे रिलेटेड, जिसमें वो एरिया बताते हैं। उस टेबल में जो हमारे को वैल्यूज़ दे रखी होती हैं वो 10,000 के अकॉर्डिंग दे रखी होती है। अब 10,000 तो हमने क्रूड वैल्यू मान ली, ऐसा इसलिए इन लोगों ने किया है जो भी स्टैटिशियन थे, क्योंकि 10,000 के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू को लेके चलेंगे तो जो टेबल वैल्यू है वो 4 उसमें डिजिट्स होती हैं, तो वहाँ पर हमें पॉइंट का झंझट नहीं होगा कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 10,000 को मान लिया। आप इसे 100 के बेसिस पर भी मान के चल सकते हैं। जैसे समझिए अगर 100 के अकॉर्डिंग चलें तो 50% केसेस या 50 केसेस लेफ्ट में लाई करते हैं, 50 केसेस जो है वो राइट में, या 50% केसेस पूरे होल के जो है हमारा पॉइंट मीन उसके राइट साइड में लाए करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है, अभी हमने आपको बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें 10,000 के अकॉर्डिंग, तो 5,000 केसेस हमारे लेफ्ट में लाई करेंगे एंड 5,000 केसेस राइट में लाया करेंगे। नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन में क्या होगा, अगर -1 सिग्मा से हमने लाइन ड्रॉ करी है तो -1 सिग्मा एंड 0 सिग्मा के जो बीच का ये येलो पोर्शन हमने आपको दिखाया है, इस येलो पोर्शन का जो हमारा परसेंटेज होगा वो होगा पूरे टोटल का 34.14%। अब देखिए यहाँ पर टेबल में हमें क्या मिलता है, अगर हम -1 सिग्मा तक की जो वैल्यू है वो देखते हैं, 1 सिग्मा मिलेगा आपको, तो वहाँ मिलेगा 3414। तो वो 3414 क्यों होता है, क्योंकि वो 10,000 केसेस में से आपको बताते हैं कि कितने केसेस 1 सिग्मा तक लाए कर रहे हैं। सिमिलरली इसके राइट में भी जो येलो पोर्शन है वो 3414 केसेस या 34.14% केसेस लाए करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके बाद आगे चले, उससे पहले देखिए अगर जो बीच का पोर्शन हमारा रहता है, इनको अगर हम येलो वाले पोर्शन को कैलकुलेट कर लें तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 68.28%। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि -1 से 1 सिग्मा तक या +1 सिग्मा के बीच में जो वैल्यूज लाया कर रही हैं वो होती है हमारे 68.28%। ये पूरे होल का बहुत ज़्यादा परसेंट है जो कि हमारा केवल बीच में ही लाए करता है। केवल उस वेल शेप्ड कर्व के बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लाए कर रही होती है। नेक्स्ट इज, अगर हम -2 और +2 सिग्मा की बात करें तो ये ग्रीन पोर्शन हमारा -2 से -1 सिग्मा एंड 1 से 2 सिग्मा के बीच का जो है परसेंटेज दिखा रहा है। तो इस ग्रीन पोर्शन में केवल 13.59% एंड इस ग्रीन पोर्शन में 13.59% केसेस लाए करते हैं। अब अगर हम इसको टोटल करें तो -2 से +2 सिग्मा तक के बीच में 95.46% केसेस लाए करेंगे टोटल। तो आप देखिए केवल -2 से 2 सिग्मा के बीच में ही लगभग हमारी पूरी पॉपुलेशन आ गई। केवल 5% पॉपुलेशन अब रह गई है जो 3 सिग्मा और इसके बाद पास में लाए करेगी। अब देखिए -3 और 3 के बीच, -3 और -2 के बीच में केवल 2.14% एंड सिमिलरली 2 और 3 के बीच में केवल 2.14% केसेस लाया करते हैं। इससे हमें पता चल गया कि -3 से 3% के बीच में 99.74% केसेस लाए कर रहे हैं। इसलिए लगभग कैलकुलेशन के पर्पस से जब हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि -3 to 3 सिग्मा के बीच में हमारा पूरा जो है पॉपुलेशन लाए कर रहा है। पर फिर भी यहाँ पर हमारा कुछ पॉपुलेशन रह जाता है, यानी कि 0.13% और 0.13% -3 से पहले एंड +3 सिग्मा के आगे पॉपुलेशन लाए करती है, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का केवल 0.26% है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये पूरा 10,000 केसेस तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ में कितना कितना परसेंट केसेस कहाँ कहाँ लाए कर रहे हैं। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट हो, 1% भी डाउट हो, देन प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछिए। हम आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि जो 95% पॉपुलेशन है वो हमारी ±1.96 सिग्मा पर लाए कर रही है। प्लस माइनस, ये रहा हमारा माइनस और ये रहा प्लस, इनके जो बीच में हमारी पॉपुलेशन लाए कर रही है वो है हमारी यहाँ पर क्या है, ±1.96 सिग्मा, यानी कि -1 तो हमारा यहाँ पे है। अब इससे आगे 1.96, तो सपोज यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ लगभग यही पोर्शन आएगा हमारा। इसके बीच में जो पॉपुलेशन हमारी लाए कर रही है वो है कितनी, 95%। तो देखिए -2 और +2 तक के बीच में हमारी कितनी पॉपुलेशन लाए कर रही थी, 95.46। अब उससे थोड़ा कम हमने कुछ छोड़ दिया, केवल इतने पोर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो बीच की पॉपुलेशन होगी वो हमारी कितनी हो गई, 95%। एंड दूसरा चीज़ 99% जो आया कि 99% कहाँ पर लाए करेगी, तो वो है 2.58 सिग्मा प्लस माइनस के बीच में। अब 2.58 हमारा कहाँ पर आएगा, 2 वैल्यू ये रहा, उससे ज़्यादा आगे यहाँ तक चलते हैं। देखिए तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन के बीच में जितनी भी पॉपुलेशन लाए कर रही है वो हमारी कितनी होगी, 99%। क्योंकि 0.74 का जो हमने छोड़ा वो लगभग इतना एरिया में केवल 0.74% दोनों तरफ होगा। बाकी का जो बीच का पोर्शन है वो सारा हमारा कितना हो जाएगा, 99% केसेस होंगे। यहाँ से लेके ये जो हम एरो बना रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के जो केसेस होंगे वो सारे हमारे कितने होंगे, 99%। अभी कुछ टाइम पहले भी हमसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ये वैल्यूज़ जो आती हैं 2.58, 1.96 ये कहाँ से आती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये वैल्यूज़ आती हैं 2.58 एंड 1.96 ये कहाँ से आती हैं। वैसे ये जो है टेबल वैल्यूज़ मिलती हैं, पर ये एरिया के अकॉर्डिंग रहती हैं कि ±1.96 सिग्मा एंड ±2.58 सिग्मा, इनके बीच में कितनी पॉपुलेशन जो है वो लाए करती है। आई होप आपको भी अभी ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल Q1 एंड Q3 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q2 और मीडियन। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है हमारा Q1 और Q3 वो जो है हमारा मीन या मीडियन, यानी कि जो बीच वाली जो लाइन है, डेट डॉट लाइन जो हमने दिखाई है, उससे दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर लाए करते हैं। इसको समझते हैं। अभी हमने पिछला जो स्लाइड था उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कितना परसेंट केसेस कहाँ से कहाँ तक लाए करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया कि -3 सिग्मा तक केवल 0.3% जो है केसेस लाए करेंगे।
2.27 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सिग्मा तक 2.27 केसेस लाया करेंगे, -1 सिग्मा तक 15.87 केसेस लाया करेंगे, एंड सेंटर तक इसके 50% केसेस, एंड आगे ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब हम सभी को पता है जो Q1 एंड Q3 होता है, Q1 हमारा हमेशा 25% केसेस होते हैं बिलो, मतलब 25% जो केस है वो हमारा Q1 रहता है उधर, एंड जो Q3 रहता है, Q2 हमारा सेंटर पे रहता है 50%, एंड Q3 जो रहता है वो हमारा 75% पर रहता है। तो यहाँ देखिए, अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारा बिलो के 25% केसेस हो गए, ये अबव 25% केसेस हो गए, और ये हमारे पूरे बीच के 50% केसेस हो गए। तो आपको इस डायग्राम से ही जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि जो ये कह रहे हैं कि Q1 एंड Q3 की वैल्यू जो है वो Q2 से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर लाया कर रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारा सेम है इस बीच वाली लाइन से। तो इसका मतलब यही हो गया, बेसिकली ये तो आपको वैसे भी अंडरस्टूड होगा कि 25% जब हमारा इधर आ रहा है, 75% इधर आ रहा है, तो इसका डिफरेंस जो है वो सेंटर से इक्वल ही होगा। ये केवल एनपीसी के केस में होता है, अगर डेटा स्क्यूड है तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं एनपीसी की, जिनके सम्स आते हैं बेसिकली नेट के एग्ज़ाम में, तो हम आपको उस सम से रिलेटेड जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आई होप आपको अभी वीडियो जो है वो पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सकें, एंड शेयर भी कीजिए, आपके शेयर से शायद किसी स्टूडेंट का भला हो जाए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।